नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से चैनल में। और आज हम एक बहुत प्यारा सा सेशन स्टार्ट करने वाले हैं जो आपका सेशन है ट्रांसफॉर्मर। देखिए, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसी यूनिट है जो बड़े से बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हम यूँ कह सकते हैं कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे आपका कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम हो या फिर आपका जो ITI वाला जो NCVT का मेन एग्ज़ाम होता है वो एग्ज़ाम है। हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन हो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो या फिर आपके नॉर्मल क्वेश्चन हो, है ना। तो इसमें जो प्रश्न है जो ज़्यादातर चांस होते हैं आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की, उन प्रश्नों को, सिलेक्टिव प्रश्नों को मैं आप सभी के सामने उपस्थित करूंगा, हाजिर करूंगा और फिर उसका सॉल्यूशन दूंगा, है ना। तो बड़े ही प्यार से और इत्मीनान के साथ इस सेशन को देखिएगा। और उसी के साथ में मैं आपको एक और जानकारी शेयर करना चाहता हूं आपके साथ कि हम मशीन्स का, केवल मशीन का एक सौर बैच स्टार्ट हमने किया है। उसमें टोटल मशीन, चाहे वो AC मशीन हो, AC की सिंगल फेज या 3 फेज हो, या फिर वो DC मोटर या DC जनरेटर और अल्टरनेटर, ये जो 5 मशीन्स हैं, इसका बिल्कुल फाउंडेशन बैच है ये, जिसका नाम है सौर बैच। ये पूरी तरह से स्टार्ट हो चुकी है ना, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में है। अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हैं बैच, तो जो हमारा नंबर है ना, कमेंट बॉक्स में पिन किया गया है, उस नंबर पे आप संपर्क जरूर कीजिएगा और इस बैच के बारे में टोटल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, है ना। तो देखिए, अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं और बिल्कुल एक छोटी सी मुस्कान के साथ आप इस सेशन को शुरू कीजिएगा देखना। और इस क्लास में जो भी हम प्रश्न सॉल्व कराएंगे उसका आपको एक ओरिएंटेड PDF भी देंगे, है ना, जिसको प्राप्त करने के लिए हमारे निमी टेक्निकल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह पर टेलीग्राम का लिंक पिन है ना। देखिए पहला क्वेश्चन है ना, बिल्कुल पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने उपस्थित है और इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है वो सबसे पहले देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि शून्य भार की स्थिति में ट्रांसफॉर्मर का शक्ति गुणांक कितना होता है ना। अगर कोई ट्रांसफॉर्मर है, सबसे पहला पॉइंट आपके लिए क्या यहां पर है कि ये बात किसके लिए कही जा रही है, ये वितरण ट्रांसफॉर्मर के लिए। किसके लिए? ये जो आपकी वितरण ट्रांसफॉर्मर होती है ना, उस ट्रांसफॉर्मर की बात कही जा रही है, वितरण ट्रांसफॉर्मर की। देखिए, वितरण ट्रांसफार्मर जब नो लोड की स्थिति में होता है तो पावर फैक्टर इसका कितना होता है, शक्ति गुणांक कितना होता है, 0.1 से लेकर के 0.2, है ना। बस एक ही बात याद रखना। लेकिन यहां पर जो लैग वाली कहानी है ना, लैग वाली नेचर है ना, ये कहां से आई, इसको थोड़ा समझिएगा आप। देखिए मेरे भाई, जब ट्रांसफॉर्मर का हम ग्राफ देखते हैं ना, नो लोड का, है ना, तो क्या होता है, यह है रजिस्टेंस R1, यह है कॉइल X1, है ना। इसमें I नोट करंट चलती है, जिसको नो लोड करंट कहते हैं। ये 2 पार्ट में विभाजित होकर चलती है। यहां पर देखिएगा कॉइल है और यहां पर क्या है, प्रतिरोध है। प्रतिरोध में करंट चलेगी, है ना, रजिस्टिव करंट। इसमें X1 यानी कि XI कॉइल का करंट चलेगा, ठीक है ना। ये एक ब्रांच बन गई देखिए, और इस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, इसको हम शंट ब्रांच कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, शंट ब्रांच, है ना। इसमें आप देखिए मेरे भाई ध्यान से, ये जो I नोट है ना, यही क्या कहलाती है, यही कहलाती है नो लोड धारा। ये क्या कहलाती है, नो लोड धारा। और ये नो लोड धारा जो है ना, ये रेटेड करंट का 2 से 5% होती है। कितना? 2 से 5% होती है मात्र। और इस नो लोड करंट को हम कहते हैं चुंबकन धारा। इसको हम क्या कहते हैं, चुंबकन धारा। और ये चुंबकन धारा जो है ना, इस धारा में गुण कैसा है, मैग्नेट का है। कैसा है, मैग्नेट का है। और मैग्नेट क्या करता है, इसमें
इसमें लैगिंग का नेचर पैदा कर देती है, वहीं से आपकी आती है मेरे भाई क्या, लैग, यानी कि पावर फैक्टर कितना होगा 0.1 से लेकर के 0.2, है ना। ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। अभी जो यूपीपीसीएल में आपका एग्जाम हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये हाल ही का क्वेश्चन है ना, ये हाल ही में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं सबसे पहले आप सभी के सामने हाजिर किया। क्लियर है? बिल्कुल दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो एक थम्स अप जरूर कीजिएगा और अपना स्नेह इस छोटे भाई को जरूर दीजिएगा, है ना। चाहे वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हो, चाहे वो लाइक के माध्यम से हो, चाहे वो चैनल को सब्सक्राइब करने के माध्यम से हो, है ना। अपना स्नेह इस छोटे भाई को जरूर दीजिएगा, ठीक है। वहीं पर आ चुकी है आप सभी के बीच आज का सेकेंड क्वेश्चन कि ट्रांसफार्मर के डेल्टा वाइंडिंग को अन्य किस नाम से हम जानते हैं, है ना। लैप, मेस, पाई, बी व सी दोनों। तो जो आपकी डेल्टा वाइंडिंग है, सबसे पहले देखिए, ये है आपकी क्या है, ये है डेल्टा, ये क्या है, ये है डेल्टा, है ना। डेल्टा है, इसमें आर, वाई और बी कितने फेज है, 3 फेज है ना। कितने फेज हो गए, टोटल 3 फेज हो गए, आर, वाई और बी। इसको किस नाम से जानते हैं, इसको हम मेस और पाई दोनों के नाम से जानते हैं, यानी कि आपका फाइनल आंसर क्या हो गया मेरे भाई, फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर डी, कि बी और सी दोनों, इसको मेस वाइंडिंग और पाई वाइंडिंग दोनों कहते हैं। अब इसमें अलग क्या है आपको जानने के लिए, तो अलग यही है कि जो आपकी डेल्टा वाइंडिंग होती है ना, इसको हमेशा स्टेप अप के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए, स्टेप अप के लिए, यानी कि जो वोल्टेज होती है ना उसको बढ़ाने के लिए, वोल्टेज को क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इससे आप न्यूट्रल तार नहीं निकाल सकते, है ना। इससे आप क्या नहीं कर सकते, न्यूट्रल वायर आप नहीं निकाल सकते हैं। न्यूट्रल वायर निकालने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, न्यूट्रल वायर आप यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं। ये आपके लिए एक सीखने वाली बात है ना। और स्टेप अप के लिए इस वाइंडिंग को हम इस्तेमाल करते हैं। न्यूट्रल तार नहीं निकाल सकते तो इससे हमें नुकसान क्या होगा, नुकसान ये होगा कि अगर हम इससे सर्विस लाइन लेना चाहे ना, सर्विस तार निकालना चाहे तो आप नहीं निकाल सकते मेरे भाई। सर्विस तार किसको कहते हैं, जो आपके घरों तक आती है ना, वही वो क्या कहलाती है, सर्विस तार। यानी कि यहाँ पर कोई देखिए, यहाँ पर एक पोल है ना, इसमें आर फेज, वाई फेज और बी फेज गई हुई है। अगर ये आपका घर है ना, देखिए ये क्या है, ये आपका घर है। अगर इसके लिए आप चाहते हैं, अगर इसके लिए आप चाहते हैं कि यहाँ पर एक मीटर लगी हुई है ना, और हम फेज और न्यूट्रल तार ले आके अपने घर में जो भी विद्युतीय उपकरण है उसको चला सके, जिससे टीवी, फैन, पंखा या मोबाइल चार्ज करना है, तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें न्यूट्रल तार नहीं है। आपको क्या चाहिए, न्यूट्रल तार चाहिए, है ना। ये सब काम के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रल तार चाहिए। तो मेस और पाई दोनों क्या होता है, इसका अन्य नाम है। और इसमें जो फेज वोल्टेज होती है लाइन वोल्टेज के बराबर होती है ना। फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज के बराबर होती है। और जिसमें जो लाइन करंट है मेरे भाई, ये भी ध्यान रखना, √3 गुना होती है किसके, फेज करंट के, किसके, फेज करंट के, है ना, आईपी के। आईपी के क्या होती है, ये √3 गुना होती है। तभी तो आपने देखा जो आर फेज, वाई फेज और बी फेज होती है, 3 फेज में 415 वोल्ट ही होता है और सिंगल फेज में 230 वोल्ट होती है। अगर मेरे भाई आप 230 वोल्ट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 415 वोल्ट से अधिक आती है ना। लेकिन क्या उतना वोल्टेज होता है 3 फेज में, नहीं होता। कितना है, 415 वोल्ट या 440 वोल्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो √3 गुना है ना, यही क्या है दोस्तों, यही बनाती है उसको 440 वोल्ट में 3 फेज की सप्लाई में, ठीक है ना। तो इस पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा। आंसर आप सभी के करीब है ना, आंसर आप सभी के सामने है। ऑप्शन नंबर बी और सी इसका क्या हो जाएगा, दोनों होगा, है ना। बिल्कुल, ये सॉल्यूशन कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, है ना, जरूर बताइएगा। और इसी के साथ में आप किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, है ना, आप उसको जरूर बताएंगे, ठीक है ना। यदि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग स्टार स्टार में संयोजित हो
तो फेज शिफ्ट का मान कितना होगा? फेज शिफ्ट का मान मैं आपको एक बार स्टार स्टार वाइंडिंग बना के दिखाना चाहता हूं, आप देखिएगा, है ना। ये है एक स्टार और ये है दूसरी स्टार, ये है तीसरी स्टार। स्टार में क्या होता है, हम एक तार को बिल्कुल यहां से ज्वाइंट कर देते हैं, है ना। हमने ये क्या कर दिया, ज्वाइंट कर दिया। यह है इसका आर फेज, वाई फेज, बी फेज, लेकिन है देखिए ये प्राइमरी वाइंडिंग PW, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप देखिएगा यहां पर ये सेकेंडरी वाइंडिंग बनाई जा रही है। ये कौन सी वाइंडिंग है? सेकेंडरी वाइंडिंग। ये देखिएगा, इसको भी हम क्या करेंगे, इस प्रकार से शॉर्ट कर देंगे और यहां से देखिए हमने निकाल दिया आर फेज, वाई फेज और बी फेज, है ना। ये क्या है, स्टार, ये है सेकेंडरी वाइंडिंग। ये क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग। देखिए सेकेंडरी वाइंडिंग और प्राइमरी दोनों में क्या है, स्टार स्टार कनेक्शन है। तो फेज शिफ्ट कितना हो जाएगा मेरे भाई, 0 डिग्री, है ना। अगर मैं कहूं एक मेल का ब्याह एक मेल के साथ ही करा दिया जाए तो आउटपुट क्या मिलेगा, 0, कुछ नहीं मिलेगा, है ना। वैसे ही प्राइमरी में भी स्टार है, सेकेंडरी में भी स्टार है, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, 0 डिग्री मिलेगी, है ना। लेकिन इससे एक हमें फायदा भी होता है कि आप चाहे तो सेकेंडरी वाइंडिंग से भी सर्विस लाइन निकाल सकते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पर फेज है RYB, कोई एक फेज ले लीजिए और न्यूट्रल तार आपके साथ खड़ी है। देखिए ये है न्यूट्रल तार, है ना। ये क्या है, ये न्यूट्रल तार। चाहे तो आप यहाँ से फेज ले लीजिए, ये हो गया न्यूट्रल और फेज। आप चाहे तो यहाँ से लैंप जला सकते हैं, है ना। आप चाहे तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, लैंप जला सकते हैं, है ना। ये सबसे बड़ी सुविधा होती है और ये सबसे बड़ा क्या है, फायदा भी है, स्टार स्टार। लेकिन इसका इस्तेमाल कहां पर करते हैं, उसको सुनिए। हाई वोल्टेज के लिए इसका प्रयोग कहां पर करते हैं, हाई वोल्टेज, है ना। कहां पर मेरे भाई, हाई वोल्टेज लाइन में इसका प्रयोग करते हैं। हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर में इसका यूज करते हैं और हाई पावर वाले, है ना, और फिर उच्च शक्ति, हाई पावर और हाई वोल्टेज वाले ट्रांसफार्मर में हम इसका क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 0 डिग्री। इसके स्थान पर अगर डेल्टा डेल्टा भी होता ना मेरे भाई, तो भी क्या होता, 0 डिग्री ही फेज शिफ्ट होती है ना, फेज एंगल का मान। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है स्कॉट कनेक्शन पर। और ये स्कॉट कनेक्शन ना बड़ा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ये हर जगह पूछा जाता है। कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर है, उसमें स्कॉट कनेक्शन का प्रयोग आप कहां पर करते हैं। याद रखिएगा इस चीज को कि फेज शिफ्टिंग में या 2 फेज को 2 फेज में कन्वर्ट करने में, या फिर 2 फेज को 3 फेज कन्वर्ट करने में, 1 फेज को 2 फेज में कन्वर्ट नहीं कर सकता है ना। इसमें देखिए 2 मुख्य ट्रांसफार्मर होते हैं, है ना। यानी कि 2 ट्रांसफार्मर होते हैं, एक को हम कहते हैं मुख्य ट्रांसफार्मर, एक को क्या कहते हैं, मेन ट्रांसफार्मर, और दूसरे को कहते हैं टीजर ट्रांसफार्मर। दूसरे को हम क्या कहते हैं, टीजर। यहां से देखिए ये आपका मेन ट्रांसफार्मर और ये आपका टीजर ट्रांसफार्मर, है ना। ये आपकी टीजर ट्रांसफार्मर, मेन ट्रांसफार्मर और टीजर ट्रांसफार्मर। इसका काम क्या होता है, 2 को 3 में और 3 को 2 में। अब यहां पर मेरे भाई एक बात ये आप समझना कि 3 फेज को 2 फेज में हम क्यों बदलते हैं। हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि देखिए 2 फेज क्या होता है ना कि 2 फेज में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो 2 फेज में यानी कि 2 फेज रहेगी और एक न्यूट्रल, है ना। तो 2 फेज में जो न्यूट्रल वाली तार होती है ना, उसमें से भी क्या होता है, पावर लॉस होती है और पावर लॉस होने के कारण हीट जनरेट होती है। और उस हीट को हम कहाँ यूज करते हैं, विद्युत भट्ठी में। कहाँ पर, विद्युत भट्ठी में इसका यूज कर लेते हैं। तो ये क्या है, इसका उपयोग है ना। अगर पूछ ले अगर कि हम 2 फेज को 3 फेज में या 3 को 2 में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं स्कॉट कनेक्शन के द्वारा, तो आपका एक शानदार सा और लाजवाब सा जवाब होना चाहिए, विद्युत भट्ठी में ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए। किसके लिए, ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए, है ना। इसका हम इस प्रकार से कनेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं।
ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम है, देखिएगा, टी। क्या है? टीटी कनेक्शन। आप टीटी वाइंडिंग भी कह सकते हैं, है ना। वो ट्रेन वाली टीटी नहीं है ना, जो टिकट चेक करता है। ये टीटी है कनेक्शन वाली टीटी, है ना, वाइंडिंग वाली टीटी। तो टीटी कनेक्शन भी इसको हम कहते हैं। आंसर आपके सामने उपस्थित है। 2 फेज को 3 फेज में कन्वर्ट करने के लिए हम इसका यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। टोटल इस वीडियो को देखिएगा, टोटल क्लास को देखिएगा, और मेरे भाई जरूरतमंद लोगों तक इस क्लास को शेयर भी करना है आपको, है ना, शेयर भी करना है। जितने प्यार से आप देख रहे हैं उतने ही प्यार से आपको सब्सक्राइब भी कर लेना है ना। और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबाइएगा। नमी सोखने के बाद सिलिका जल का कलर कैसा हो जाता है, ठीक है ना। ये देखिए स्टूडेंट के अंदर ना ये बड़ा कंफ्यूजन सा सवाल है, लेकिन मैं आपको एक कॉन्सेप्ट के द्वारा समझा रहा हूं कि जब न्यू होती है तब कैसा होता है, और जब ओल्ड होता है तब कैसा, है ना। जब पुराना हो जाती है तब कैसा। देखिए न्यू से क्या होगा? न्यू और नीला, है ना, यानी कि ब्लू। न्यू से क्या हो जाएगा? नीला। और जब ओल्ड हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगी? हल्का गुलाबी। कैसा होती है? हल्का गुलाबी, या फिर हल्का सफेद, व्हाइट कलर में, है ना। अब आप इसको देख करके अंदाजा लगा सकते होंगे कि ये किस कलर की दिखाई दे रही है। ये हल्का गुलाबी कलर की, यानी कि ये पूरी तरह से अभी फ्रेश है। क्या है? पूरी तरह से फ्रेश है। अगर खराब हो गई होती, सॉरी, नीला कलर जो होती है ना वो होती है फ्रेश। अगर खराब हो गई है इसका मतलब ये कैसी है? ये पुरानी हो चुकी है। पुराने होने से क्या तात्पर्य है? पुराने होने का मतलब किससे है कि ये इसने नमी सोख ली है ना। ये नमी सोख चुका है, इसलिए इसका जो रंग है वो कैसा हो चुका है? ऑप्शन नंबर बी के जैसा। किसके जैसा? ऑप्शन नंबर बी के जैसा इसका रंग हो चुका है। बुखोल्ज रिले का प्रचालन समय लगभग कितना होता है? ये क्वेश्चन देखिए एकदम ताजा क्वेश्चन है, फ्रेश क्वेश्चन है, अभी यूपीपीएसएल में पूछा गया था। इस क्वेश्चन का आंसर है 0.1 से 0.2 सेकेंड। क्या है? 0.1 से 0.2 सेकेंड। बुखोल्ज रिले को लगाते कहां पर है? ये पूछा गया था क्वेश्चन, है ना। बुखोल्ज रिले का इस्टेब्लिशमेंट कहां पर होता है? तो इसकी स्थापना देखना मेरे भाई, ये कंजर्वेटर, कहां पर? ये कंजर्वेटर और मुख्य टैंक, कंजर्वेटर और मुख्य टैंक के बीचों बीच हम इसको क्या करते हैं? स्थापित करते हैं। ऑपरेटिंग टाइम क्या है इसका? 0.1 से 0.2 सेकंड, है ना। और ये गैस, कैसा? गैस ऑपरेटेड रिले है। कैसा रिले है? गैस ऑपरेटेड रिले है। ये गैस से ऑपरेट होती है ये रिले, और इसका काम क्या है? और इसका काम है, देखिए, आंतरिक फॉल्ट से सुरक्षा देना। आंतरिक फॉल्ट जब भी आता है ना, उससे ये क्या करती है? एक प्रकार से घंटी बजा करके सुरक्षा देती है। और 0.1 से 0.2 सेकेंड इसका ऑपरेटिंग टाइम है, यानी कि बहुत ही, देखिए, बहुत ही फास्ट ये काम करती है ना। क्या करती है? बहुत ही फास्ट इसका काम है। ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते समय सप्लाई किस साइड दी जाती है? एक ही बात याद रखना मेरे भाई, क्या है आपको याद रखना है? इसमें कभी भी प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में कंफ्यूजन आप नहीं होना, है ना। इसमें लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज का कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है। ये इसकी क्या है? मैग्नेटाइजिंग कोर है। ये क्या है? लो वोल्टेज, ये है हाई वोल्टेज। हम हाई वोल्टेज तरफ क्या करते हैं? हम हाई वोल्टेज तरफ, देखिए, सप्लाई देते हैं। कैसे सप्लाई देते हैं? ऑटो ट्रांसफार्मर के द्वारा। किसके द्वारा? ऑटो ट्रांसफार्मर द्वारा इनपुट सप्लाई, है ना। क्या दे रहे हैं? इनपुट सप्लाई ऑटो ट्रांसफार्मर के द्वारा। और इधर से हम क्या करते हैं? एक बहुत मोटी तार लेते हैं ना। क्या करते हैं? हम एक बहुत मोटी तार लेते हैं, और इस तार के माध्यम से हम इसको
शॉर्ट कर देते हैं ऐसे, इसके माध्यम से हमने क्या कर दिया, इसको शॉर्ट कर दिया। तो इधर क्या है, शॉर्ट सर्किट हमने कर दिया। एक कॉपर का तार लीजिए मोटी सी और आप लो वोल्टेज तरफ शॉर्ट कर दीजिए और सप्लाई आपको किधर से देना है, हाई वोल्टेज की तरफ से। तो आंसर क्या हो जाएगी, हाई वोल्टेज इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, है ना, हाई वोल्टेज आपका राइट आंसर होगा। और शॉर्ट सर्किट हमेशा देखिए टेस्ट जब करते हैं तो कॉपर लॉस ज्ञात करने के लिए किया जाता है, ऑटो ट्रांसफार्मर से ही वोल्टेज देते हैं इसको, कितना, रेटेड वोल्टेज का 5 से 25%, कितना, रेटेड वोल्टेज का 5 से 25% कही जाती है कि 165 वोल्ट, कितना, 165 वोल्ट सप्लाई दी जाती है। और इसी पर हम कॉपर लॉस ज्ञात करते हैं, है ना, इसी पर क्या करते हैं, कॉपर लॉस ज्ञात करते हैं। हाई वोल्टेज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल दोस्तों मक्खन की तरह क्लियर होने वाला है, एक एक चीज क्लियर करूंगा, है ना। अब कुछ विद्यार्थी देखिए ऐसे भी होते हैं जिनका जो मानसिकता है ना, उनकी मानसिकता ये है कि अगर कोई बहुत बड़ा चैनल वाला जिसके सब्सक्राइबर जिसके पास लाखों की संख्या में है, अगर वो पढ़ा रहा है ना, तो उन पर उनको पूरा ट्रस्ट रहता है, उनको लगता है कि मतलब बिल्कुल सही चीज़ हमें मिल रहा है, सही नॉलेज मिल रही है, और ये बात भी सही है। लेकिन वही कंटेंट अगर कोई छोटा चैनल वाला दे ना, तो उनको लगता है कि नहीं ये हमारे लिए काफ़ी नहीं है ना। तो ऐसी मानसिकता है स्टूडेंट्स के अंदर। तो मैं तो कहता हूं कि आप मेरे ही पास मत पढ़ो, आप कहीं भी पढ़ो, जिस टीचर का नॉलेज, जिस टीचर की जानकारी आपको समझ में आती है ना, जिस टीचर का कंटेंट आपको समझ में आता है, कंटेंट मटेरियल आपको समझ में आता है, आप उसी के पास पढ़ो। आप ये मत देखो कौन छोटा है कौन बड़ा, टीचर सिर्फ टीचर होता है, छोटा बड़ा इसमें कुछ भी नहीं होता है ना। तो आप बिल्कुल जो मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल ओरिजिनल चीज है, बिल्कुल प्योर मटेरियल है, बिल्कुल प्योर मसाला है, बस आप ध्यान से पढ़िएगा मेरे भाई, है ना। अगर ये क्वेश्चन आ गया ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर हाई वोल्टेज ही होगा, चाहे मैं बताऊं या कोई दूसरा बताए, है ना, आंसर कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो मानसिकता जो है ना, इस मानसिकता को आप चेंज कीजिएगा, ठीक है। मैं आप पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। नेक्स्ट है ओपन सर्किट टेस्ट ज्ञात करते समय सप्लाई किस साइड दी जाती है, लो वोल्टेज साइड दी जाती है, किधर, लो वोल्टेज। और लो वोल्टेज साइड देने से एक फायदा भी होता है कि जिस साइड पे लो वोल्टेज है हमें आसानी से लो वोल्टेज मिल जाएगी, उस लो वोल्टेज को इनपुट के रूप में दे देंगे। और लो वोल्टेज साइड पे जो वाट मीटर, वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर जैसे उपकरण लगे होंगे ना, कम रेटिंग के होने के बावजूद भी हम उससे मेजरमेंट कर लेंगे, तो कई सारे फायदे हो गए, है ना। तो आंसर क्या होगा, लो वोल्टेज इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, देखिए बिल्कुल प्यार से सुनिएगा, ट्रांसफार्मर रेशो का मान कितना होता है ना। ये क्वेश्चन अभी भाई यूपीपीसीएल में पूछा गया था, अभी यूपीपीसीएल में पूछा गया था 7 नवंबर को जो एग्जाम हुआ शिफ्ट फर्स्ट में, उसी में ये क्वेश्चन आया था। देखना ट्रांसफार्मर रेशो जो होता है ना, हम उसको के से लिखते हैं, के बराबर होता है सेकेंडरी वोल्टेज बटे प्राइमरी वोल्टेज बराबर सेकेंडरी टर्न्स बटे प्राइमरी टर्न्स, है ना। आप चाहते तो N2 N1 को पहले लिख सकते हैं, बाद में लिख सकते हैं। फिर I1 बटा I2 बराबर अंडर रूट Z2 बटा Z1, है ना। ये क्या है, इम्पिडेंस है, ये क्या है, इम्पिडेंस है ना। यहां से एक क्वेश्चन और जनरेट होती है। क्वेश्चन क्या कहा पूछता है कि भाई जो ये है ना, ये क्या है, ये है इम्पिडेंस रेशियो। ये क्या है, इम्पिडेंस रेशियो। तो यहां से क्वेश्चन पूछी जाती है कि जो ट्रांसफार्मर का रेशियो के है, ट्रांसफार्मर का रेशियो के है, ये इम्पिडेंस रेशियो के कैसा होता है, इम्पिडेंस रेशियो के वर्ग के बराबर होता है। कैसा होता है, वर्ग के बराबर होता है। और ये क्या होगा, आंसर इसका इकाई, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, है ना। देखिए अगर इन प्रश्नों का आंसर आपको मालूम है तो आप जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा, है ना, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका आंसर आप तक ही अगर रहता है तो उसका क्या फायदा होगा, कुछ फायदा नहीं है ना। उस आंसर को भी आप पब्लिश कीजिए, उस आंसर को कमेंट बॉक्स में डालिए, है ना, मजा भी आएगा, आपके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आएगी, ठीक है।
ट्रांसफार्मर की दक्षता का परीक्षण किस टेस्ट द्वारा किया जाता है? इसको हम संपन्न टेस्ट के द्वारा करते हैं, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी को चेक करने के लिए। परिणामित्र में नो लोड की स्थिति में चुंबकन धारा का मान कितना होता है? इसमें देखिए 2 से 5% होती है ना, जिसको हम कहते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट, जिसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटाइजिंग करंट। ये जो मैग्नेटाइजिंग करंट है ना, यही क्या करता है? यही पावर फैक्टर को, ये किसको? पावर फैक्टर को ये लैग कर देता है ना, क्या करता है? लैगिंग नेचर में ले आता है। पावर फैक्टर इसमें क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है। और जो मैग्नेटाइजिंग करंट है मेरे भाई, इसको हम आई नोट से दर्शाते हैं, है ना, आई नोट से दर्शाते हैं। और 2 से 5% क्या होता है? आई नोट करंट चलती है। आई नोट करंट का काम क्या होता है? जरा इसको भी समझिएगा। इसका मुख्य कार्य क्या होती है मेरे भाई? इसका कार्य होती है कि मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका काम क्या होती है? मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप करना, सेटअप करना। अब आप कहेंगे कहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स को सेटअप करती है? तो ट्रांसफार्मर के कोर में। कहां पर? ट्रांसफार्मर के कोर में मैग्नेटिक फ्लक्स को ये सेटअप करती है ना। तो 2 से 5% देखिए, 2 से 5% करंट क्या ही बिगाड़ पाएगा किसी का, है ना। किसी का मतलब क्या है? ट्रांसफार्मर का। मैग्नेटाइजिंग करंट का मुख्य कार्य देखिए, अगला क्वेश्चन वही, कोर को चुंबकित करना, मैग्नेटाइजिंग करना, है ना, कोर को सेटअप करना, मैग्नेटाइजिंग करना, वही हो गया। ट्रांसफार्मर की दक्षता उच्च होती है ना। अब मैं आपको क्या ही बताऊं, यूपीपीसीएल का इस बार का जो एग्जाम हो रहा है, इतना ज्यादा ट्रांसफार्मर वाले टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि जिसका कोई हद ही नहीं है ना। ये क्वेश्चन भी यूपीपीसीएल में आया था। ये कहां पर? ये भी क्वेश्चन देखिए यूपीपीसीएल में पूछा जा चुका है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा कोर लॉस और ताम्र हानि। क्या होगा? कोर लॉस और ताम्र हानि, है ना। कोर हानि बराबर ताम्र हानि। अब देखिए जो कोर हानि है ना, इसको तो हम ऑटोमेटिक सिलिकॉन की मात्रा मिला करके, सिलिकॉन मटेरियल मिला करके कोर लॉस को हम कम कर देते हैं। और ये देखिए लोड पे भी डिपेंड नहीं करता है। लोड पे डिपेंड कौन करता है? ताम्र हानि। तो कॉपर हानि यानी ताम्र हानि को हम इसके बराबर करते हैं। किसके बराबर? कोर हानि के बराबर, ना कि कोर हानि के बराबर हम ताम्र हानि को करते हैं, क्योंकि कोर हानि तो ऑटोमेटिक कम है और हम चाहते हैं कि कॉपर हानि भी कम हो जाए। इसलिए ताम्र हानि कैसा किया जाता है? कोर हानि के बराबर की जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? वही। आप कहेंगे सर जी चाहे कान को इधर से पकड़ो, चाहे कान को इधर से पकड़ो, पकड़ तो आप कान को ही रहे हो, है ना। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बड़े आकार वाले ट्रांसफार्मर का कोर सामान्यतः कैसी होती है? बिल्कुल कुछ कहने और सोचने की जरूरत नहीं है, वृत्ताकार इसका क्या होगा? राइट आंसर होगी। किस परिणामित्र में फ्लोरोसेंट ट्रांसफार्मर नियामक कहा जाता है? किस ट्रांसफार्मर को? वोल्टेज कंट्रोल ट्रांसफार्मर को, है ना। अब वोल्टेज कंट्रोल मेरे भाई जो ट्रांसफार्मर होता है ना, इससे देखिए ये कुल मिलाकर के ऑटो ट्रांसफार्मर है। ये क्या है? कुल मिलाकर के ऑटो ट्रांसफार्मर है। और ये ऑटो ट्रांसफार्मर देखिए रेगुलेटर में यूज करते हैं, है ना, वोल्टेज को जो रेगुलेट करता है। और दूसरी बात, आप टीवी वगैरह जब लगाते हैं घरों में, है ना, तो या फिर कुछ चलाते हैं तो आप कहते हैं ना हम स्टेबलाइजर लगाएंगे ताकि जो वोल्टेज फ्लक्चुएट होगा उससे हमारी अप्लायंसेस खराब ना हो, उपकरण खराब ना हो। तो वही है आपका ऑटो ट्रांसफार्मर। और ये मोटर की स्पीड को भी कंट्रोल करती है, ये भी याद रखिएगा। भौतिक रूप से उस परिणामित्र का आकार सबसे छोटा होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी रेटिंग सबसे बड़ी होगी, है ना। आपने देखा होगा मार्केट में ना बहुत बड़ी बड़ी साइज की मिर्च होती है ना, इस साइज की मिर्च होती है, लेकिन आप उसको खाएंगे ना तो खाने में वो मतलब कि उसमें वो बात नहीं होती है, वो तीखापन नहीं होता है। लेकिन घर वाली जो मिर्ची होती है रहेगी छोटी सी ही, लेकिन हिला के रख देगी अगर कोई एक बार खा लेगा, इतना ज्यादा तीखी होती है ना। कहने का मतलब कि अगर भौतिक रूप से देखा जाए, साइज के रूप से देखा जाए, तो सबसे छोटा कौन होगा? जिसका फ्रीक्वेंसी रेटिंग सबसे अधिक है। और सबसे बड़ा कम होगा जब फ्रीक्वेंसी रेटिंग जिसकी सबसे कम होगी, है ना। जस्ट उल्टा, कैसा? जस्ट उल्टा होता है इसका, है ना, ये होगा। ट्रांसफार्मर की सुरक्षा है तो कौन सी फ्यूज लगाई जाती है? ग्लास,
कार्टिज, डिले या उपरोक्त सभी। तो डिले फ्यूज यूज करते हैं और ये फ्यूज मेरे भाई ये ओवरलोडिंग से सुरक्षा बचाती है। किससे? ये ओवरलोडिंग से ये क्या देती है हमें, यानी कि ट्रांसफार्मर को ये सुरक्षा प्रदान करती है, शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा नहीं देती है। और बहुत ही सेंसिटिव रिले है, बहुत ही फास्ट ऑपरेट होती है। लेकिन डिले फ्यूज के अंदर एक और गड़बड़ी होती है कि अगर मान लीजिए ट्रांसफार्मर के अंदर मतलब कि यूँ समझिए कि कोई सर्किट है ना, उस सर्किट में डिले फ्यूज को हमने लगा दिया, उस सर्किट की रेटिंग है, निर्धारित रेटिंग है 10 एम्पियर। अगर उस सर्किट में सर्किट शॉर्ट हुई और 25 एम्पियर का करंट चलने लगा है ना, तो कुछ माइक्रो सेकेंड तक अगर ये 25 एम्पियर करंट चलती है और उसके बाद ये 25 एम्पियर करंट हट जाती है, शॉर्ट सर्किट मतलब ये करंट हट जाती है, तो इतने कम टाइम के लिए ना ये फ्यूज उड़ती नहीं है ना। अगर ये लगातार शॉर्ट सर्किट करंट बहती रही 25 एम्पियर की, तो कुछ सेकेंड बाद फिर ये ट्रिप क्या करेगी, ये फ्यूज जल जाएगी। तो ये इसकी एक क्या है, ये इसकी एक विशेषता है, ये इसकी एक मुख्य विशेषता है, आप इसको ध्यान रखिएगा जरूर। नेक्स्ट ऑटो ट्रांसफार्मर में ही है, देखिएगा बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, काफी जगहों पर पूछा जाता है, बहुत चर्चित प्रश्न है कि ऑटो ट्रांसफार्मर में टैपिंग्स कितने प्रतिशत पर निकाली जाती है ना। 50, 50, 50, 50, 19, 120, 10, 20, 80 और 50, 60, 80 कितने परसेंट पर सबसे फर्स्ट टैपिंग निकाली जाती है? 50% पर, है ना। यहां पर देखिए, फिर सेकेंड 60 पर, फिर थर्ड 80% पर, कुल वाइंडिंग का 80% पर। यानी कि अगर देखिए ये एक क्वाइल है, ये एक क्या है, क्वाइल है, आप एक यहां पर निकालेंगे 50% पर, ये क्या है 50% पर आपने निकाल दिया। फिर आपने निकाला 60% पर, कितने पर 60, और एक आपने निकाला 80% पर। 3 आपने टैपिंग्स निकाल दिए, है ना। 3 आपने क्या निकाला, टैपिंग्स निकाल दिया। और इसी को मतलब टैपिंग को इधर उधर चेंज करके टैपिंग स्विच के द्वारा आप वोल्टेज को कम ज़्यादा करते हैं, है ना। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 50% पर फर्स्ट, 50% फर्स्ट, ये है सेकेंड नंबर और ये है थर्ड नंबर, है ना। टोटल कितने टैपिंग्स निकालते हैं, 3 टैपिंग्स निकालेंगे, है ना। ऑटो ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल आप कहाँ पर करते हैं, तो देखिए आपने देखा होगा कि एसी के हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज को आप आसानी से ट्रांसफर कर लेते हैं, है ना। अगर वोल्टेज डाउन हुआ तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा देते हैं, और हाई को डाउन में करना है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा देते हैं। एसी ट्रांसफार्मर का ये झमेला तो पूरी खत्म हो गई। लेकिन जब आप डीसी को ट्रांसमिट करते हैं, है ना, जैसे कि आपने ये एक पोल लगाया, है ना, या आपने क्या किया, एक यहाँ पर पोल लगा दिया और एक पोल देखिए कहां पर है, यहां पर है ना। आप इस पे क्या करेंगे, आप इस पे इस प्रकार से 2 तार है, इसमें आपको क्या करना है, डीसी सप्लाई, ये क्या है, ये डीसी सप्लाई को क्या करना है, आपको यहां से ट्रांसफर करना है ना, ट्रांसफर करना है। तो डीसी सप्लाई में देखिए पावर लॉस बहुत ज़्यादा होती है। इसको अगर इस तार के माध्यम से यहाँ तक आप ले जाएंगे ना, तो इसमें क्या होगा कि वोल्टेज डाउन हो जाएगी। हम चाहते हैं वोल्टेज डाउन ना हो, तो बीच में हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर हम बीच में यहाँ पर लगा देंगे, देखिए सीरीज जनरेटर। जो सीरीज जनरेटर है इसको हम क्या कहेंगे, ब्रूस्टर। इसको हम क्या कहेंगे, ब्रूस्टर। ब्रूस्टर का मतलब बूस्ट कर देना, है ना, वोल्टेज को क्या करेगा, फिर से बढ़ा देगा, बूस्ट कर देगा। तो ये सीरीज जनरेटर में इसका क्या होता है, खास तौर पर इस्तेमाल होता है ऑटो ट्रांसफार्मर का, है ना। टैपिंग्स के बारे में आपने देख लिया, इसका यूज कहाँ पर होता है वो भी आपने देख लिया, है ना। और ऑटो ट्रांसफार्मर में देखिए, ऑटो का मतलब होता है सिंगल, सिंपल सी बात है। यानी आपकी शादी नहीं हुई अभी तो आप क्या है, ऑटो हैं। शादी हो जाएगी तो आप ऑटो नहीं रहेंगे, है ना। शादी के बाद आप क्या रहेंगे, ऑटो आप नहीं रहेंगे, डबल हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर में सिलिकॉन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है, तो 3.8 से 4.6%। लेकिन आप क्या पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं 3% भैया सिलिकॉन, 3% सिलिकॉन होती है और प्लस 97% क्या होती है, स्टील,
क्या होती है? स्टील, या फिर आप लोहा भी कह सकते हैं इसको, है ना, लोहा। मिला करके क्या हो गया? 100%, है ना, मिला करके कितना हो गई? 100%। लेकिन एक्चुअल डेटा इतना है 3.8 से 4.6%। मुझे एक्चुअल डेटा से आपको रूबरू कराना है, बाकी ये डेटा आपको पहले से मालूम है ना। एग्जाम में ये पूछा जाता है, ये देखिए बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन एग्जैक्ट आंकड़ा ये है, ये भी पूछा जा सकता है ना, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। और सिलिकॉन मेरे भाई याद आ गई, सिलिकॉन क्यों मिलाते हैं हम स्टील में, है ना। सिलिकॉन हम जो सिलिकॉन है ये स्टील में मिलाया किस लिए जाता है? तो ये कोर हानि, किसको? ये कोर हानि को क्या करती है? कम कर देती है। देखिए कोर हानि जो है ये हिस्टैरिसीस हानि है, ये क्या है? ये हिस्टैरिसीस हानि, और यही कोर हानि देखिए एडी करंट हानि, एडी करंट हानि, है ना। एडी करंट हानि और हिस्टैरिसीस हानि दोनों से मिलकर क्या बनती है मेरे भाई? कोर हानि, है ना। और इस कोर हानि को कम करना है तो हम क्या करते हैं? सिलिकॉन मिलाते हैं। कितना? 3%, है ना, जो कि आंसर में क्या होगा? 3.8 से 4.6% इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिएगा आज के इस सेशन में टोटल 20 ही प्रश्न है, 20 क्वेश्चंस हैं, है ना। कल वाले क्लास के लिए हमारे पास देखिए अभी भी और क्वेश्चन है ना। ये देखिए कल वाले क्लास का थंबनेल है, ये बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास ट्रांसफार्मर के, और इन सभी क्वेश्चंस को हम कल के दिन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा बहुत ही शानदार ये आज की हमारी क्लास थी, है ना, बहुत ही शानदार ये क्लास है। आप इस वीडियो को एक बार बिल्कुल प्यार से दोस्तों भेजिएगा जरूर, है ना। अपने दोस्तों तक इसको एक बार शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम पे विश्वास रखिए, है ना, और अपने आप पर विश्वास रखिए। आप कर सकते हैं, है ना। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, उस एग्जाम में फतेह हासिल कर सकते हैं। बस उसके लिए एक ही मूल मंत्र है, कठोर मेहनत, है ना। कभी रुकना नहीं मेरे भाई, न कभी झुकना, न कभी थकना, क्योंकि जो आपके माँ बाप है ना, वो आपको सफल बनाने के लिए ना आपके पीछे कितना मेहनत कर रहे हैं, अटूट मेहनत कर रहे हैं, है ना। जितना उनसे हो रहा है उतना मेहनत कर रहे हैं, ना वो कभी रुक रहे हैं, ना वो कभी झुक रहे हैं किसी के सामने, ना वो कभी थक रहे हैं। किस लिए? सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आपका काम क्या है? सिर्फ पढ़ाई करना, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना, और पढ़ाई करके आप उनके सपनों को साकार करना, है ना। बस आपसे इतना सा ही गुजारिश है कि जिस दिन आप अपने माँ बाप के सपनों को साकार करेंगे ना, यूं समझिए कि फक्र महसूस करेंगे आपके माँ बाप आपके ऊपर। ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं। आज का ये पहला सेशन है ट्रांसफार्मर का। कल फिर से तबाही मचाने वाले हैं, है ना। कल फिर से निपटाएंगे प्रश्नों को, और आज टोटल 20 प्रश्नों का निपटारा हमने कर लिया है। तो इजाजत दीजिएगा ताकि कल फिर से हमारी और आपकी मुलाकात हो सके, है ना। बिल्कुल एक छोटी सी मुस्कान के साथ दोस्तों मैं आपसे दूर होना चाहता हूं, ताकि कल फिर से वापस आ सकूं, है ना। याद रखिएगा कल सुबह 9 बजे फिर से आपको आना है, आना मत भूलिएगा। जय श्री राम।